हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। और मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बीपीएससी 70th बहुत करीब आ गया है। 17 नवंबर को इसका पीटी का एग्ज़ाम है, शेड्यूल्ड है। तो इससे हमें एक चीज़ तो बिल्कुल श्योरिटी में रहनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करने हैं। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करने हैं तो कुछ एक अच्छा सोर्स भी उसका मिलना चाहिए, और एडिटेरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर बीपीएससी वॉट एवर इट इज़। लेट इट बी आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो ईयरली, या फिर आप एडिटेरिया का अगर आप बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल देखते हो तो बहुत ही अच्छा प्रवीण सर की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसका हम आज सेट 1 कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है ये, टोटल इसमें 10 सेट हैं इस बुक में। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम आज इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ही आपको कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 घंटे दिए जाते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, आज की डेट में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट लेटेस्ट पैटर्न में अब नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दिया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया है, और अर्ली पैलियोलिथिक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फॉल्स पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन दिस एरा ह्यूमन रिमेन फूड कलेक्टर्स। इन दिस एरिया, अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है कि इन दिस एरा ह्यूमन रिमेन्ड फूड कलेक्टर्स। अच्छा, देखेंगे इसके बारे में। दूसरा देखते हैं, क्लीवर वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन दिस एरा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्लीवर जो था, क्लीवर इम्पॉर्टेंट एक टूल हुआ करता था, पत्थर का बना होता था। The habitation sites of this era have been found in Sohan Valley. This is also true. And in this era, chopper was used for hunting. ये भी सही है। तो देखो, इस समय जो है ना, मेनली पेलियोलिथिक पीरियड में, अर्ली पेलियोलिथिक पीरियड में, इस समय का जो पीरियड था उस समय मेनली जो है हंटिंग होता था, फूड गैदरिंग नहीं होता था। हंटिंग होता था, फूड गैदरिंग नहीं होता था। तो फॉल्स कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है कि इन दिस एरा ह्यूमन रिमेन फूड कलेक्टर। दैट इज रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और लास्ट में क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इनमें से आपको पता करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहला, इन द नॉर्थ इट एक्सटेंडेड अप टू मांडा इन JNK। इन द नॉर्थ इट एक्सटेंडेड अप टू मांडा इन JNK। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वो क्या है दोस्तों? वो मांडा ही है। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है वो JNK में मांडा है, तो ये तो सही है। दूसरा कहता है कि इन द साउथ इट एक्सटेंडेड टिल द माउथ ऑफ नर्मदा रिवर। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। साउथ में जो है नर्मदा रिवर के माउथ पे आपको दाइमाबाद देखने को मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इन द वेस्ट इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू मकरान इन बलूचिस्तान। ये मकरान जो है बलूचिस्तान, बलोच प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा देख लेते हैं। इन द ईस्ट इट एक्सटेंडेड टिल गंगा वैली। और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ईस्ट में ये दोस्तों गंगा वैली तक नहीं फैला था, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा वैली तक नहीं फैला हुआ था, क्योंकि गंगा वैली तो ईस्ट में कहाँ तक है? आप देखोगे तो उत्तराखंड से उतरती हैं गंगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आके पूरा जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो क्या वहाँ तक साइड था? बिल्कुल नहीं। तो चौथा सही नहीं है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि आंसर होगा बी। आंसर होगा इसका बी। तो देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि मांडा अगर बात करें तो बॉर्डर वाइज देखेंगे
बॉर्डर वाइज अगर देखेंगे बॉर्डर की कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो नॉर्दर्न साइड में मांडा तक तो था ही, मांडा JNK में लोकेटेड था। साउथ में दाइमाबाद मैंने बताया कि महाराष्ट्र में लोकेटेड था। और ईस्ट में जो है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन रिवर तक फैला था, ना कि ये गंगा वैली तक। इसीलिए ये गलत हो जाता है ये वाला चीज़, ठीक है। और वेस्ट में ये सुतका गेंदोर बलूचिस्तान में फैला हुआ था, जो कि ये बात कह रहा है, ठीक है। मकरान, सुतगेंदा को ये यहाँ तक ये फैला हुआ था। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर से रिलेटेड आपको पूछ रहा है स्टेटमेंट, देखिए कौन सा सही है, आपको पूछेगा लास्ट में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट में से देखना है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट कहता है कि श्रावस्ती वॉज द सैक्रेड रिवर ऑफ आर्यंस, ठीक है। श्रावस्ती जो था, सरस्वती बिल्कुल सैक्रेड रिवर था, कोई डाउट ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी का जिक्र है। गंगा का तो 1-2 बार ही जिक्र है आपको वैदिक पीरियड में। दूसरा कहता है कि सरस्वती हैज़ बीन कॉल्ड नाड़ी तमा इन ऋग्वेदा, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सरस्वती को ऋग्वेदा में नाड़ी तमा कहा गया है, नड़ी तमा, ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं, द इनिशियल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ आर्यंस इन इंडिया वाज कॉल्ड सप्त सैंधव प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। अर्ली वैदिक पीरियड में जब मतलब ये आए थे, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये पंजाब का जो रीजन है, चिनाब नाब वो सब पूरा सप्त सैंधव एरिया कहलाता था। पंजाब की 5 नदियाँ और इंडस नदी और सरस्वती नदी, ये 7 नदियों को मिल के जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, यहीं पे ये लोग आके रहे थे। तो ये तीनों सही है, आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा इसका सी। और ये भी बात सही है कि चीफ नदी जो थी उस समय की सरस्वती थी, चीफ नदी जो थी वो सरस्वती ही थी। और 25 रिवर्स के बारे में जिक्र हमें मिलता है, 25 रिवर के बारे में जिक्र मिलता है, कौन से मंडल में, तो 10वां मंडल जो है ऋग्वेदा का, वहाँ पे चर्चा मिलती है। और सबसे सैक्रेड रिवर कहा गया है उसमें सरस्वती को। चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथा सवाल देख लेंगे। चौथा सवाल क्या कहता है, ओके, 4th क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। जैनिज्म से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे पूछ लिया गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो जैनिज्म से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे हम, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि दोज हु प्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वेर कॉल्ड दिगंबरास। देखो, जो लोग जैनिज्म के प्रिंसिपल को टीच करते थे उन्हें तीर्थंकरा कहा जाता था, ना कि दिगंबरास, तीर्थंकरा कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दिगंबर ऐसे लोग होते थे जो कि बिल्कुल न्यूड रहते थे। 2 सेक्ट में ये बट गया था जैनिज्म, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे जैन हुआ करते थे जो कि श्वेत कपड़े पहनते थे, लेकिन दिगंबर बिल्कुल न्यूड रहते थे। तो दिगंबर इसका आंसर नहीं होगा। दोज हु प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म दे वर कॉल्ड तीर्थंकरा, ना कि दिगंबरा। तो ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन में आ जाते हैं, जहाँ जहाँ एक है वो होगा नहीं आंसर। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब ये 2 में से एक आंसर होगा हमारा। तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। पार्शनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं के बाद 24वें तीर्थंकर हुए थे कौन, महावीर स्वामी। पार्शनाथ जो थे वो बिल्कुल सही कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर थे और वाराणसी के निवासी थे, वाराणसी के ये निवासी थे, ठीक है। तो ये सही है, दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा कहता है कि संभवनाथ बिकम द नेक्स्ट तीर्थंकरा आफ्टर अजीतनाथ इन जैनिज्म, बिल्कुल सही है। अजीतनाथ जो थे 2nd तीर्थंकर थे और संभवनाथ जो थे वो इनके बाद यानी कि तीसरे तीर्थंकर थे, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सही आंसर क्या होगा, ओनली 2 और 3 आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा बी, यानी कि आंसर होगा बी, ठीक है। पहले तीर्थंकरा पूछ लेता है तो ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर जैनिज्म के ऋषभ देव थे। चलो 5वां क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन कहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड सेवरल सेटलमेंट्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड जनपदास। देखो, अब जनपदा जो है ना, जनपदा जहाँ पे उस समय लोगों का जन का पैर पड़ता था, पद पड़ता था, उसे जनपदा कहा गया था।
तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स को जो एक्सकेवेट किया उसे जनपदा कहा है। दीज सेटलमेंट्स हैव नॉट बीन फाउंड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बहुत सारे जनपद देखे गए थे, कौन सा ऐसा जो है इनमें से जनपदा नहीं मिला है हमें। तो कौसाम्बी उत्तर प्रदेश कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ और अतरंजी खेड़ा ईटा। तो इसका सही आंसर होगा जहाँ पे नहीं मिला है, जनपदा नहीं है, वो है कौसाम्बी उत्तर प्रदेश। क्योंकि कौसाम्बी में खुदाई हुई लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा जो जनपद को दिखाए, जबकि रिमेन्स ऑफ एक फोर्ट वाल महाजनपद पीरियड का मिला है, बट जनपद पीरियड का नहीं मिला है, ठीक है। जनपद पीरियड का या फिर जनपदा का नहीं मिला है, तो आंसर होगा ए। बाकी सब जगह मिला है। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ईरानियन अटैक ऑन इंडिया इन 516 BC, ठीक है। ईरान ने अटैक किया भारत पर, सबसे पहला अटैक था ये भारत पर ईरानियन के द्वारा, ठीक है। और किसी भी कंट्री के द्वारा फॉरेन अटैक में पहला अटैक हुआ था। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और लास्ट में पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है। 4 स्टेटमेंट हम देखेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, फिर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है कि दिस अटैक टुक प्लेस ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का उस समय का पंजाब वगैरह जो रीजन था, ठीक है, वहाँ पे अटैक हुआ। दिस अटैक टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ डेरियस I, ये भी सही है। डेरियस ने ही अटैक किया था 516 में एंड सक्सेसफुल इन्वेशन रहा था या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे। डेरियस ने कनकर कर लिया पंजाब और सिंध को, डेरियस ने जीत लिया पंजाब और सिंध को एंड डिक्लेयर कर दिया इसको 20वां प्रोविंस ऑफ ईरान। ये भी बात सही है, तीनों बातें सही हैं अभी तक। चौथा देख लेते हैं। डेरियस बिलोंग टू सेसेनियन डायनेस्टी, ये दोस्तों गलत है। डेरियस जो था वो सेसेनियन डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करता था, ये बिलोंग करता था हखामनी डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था, हखामनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ना कि सेसेनियन डायनेस्टी से। तो चौथा गलत है, 1 2 3 सही है, तो आंसर होगा इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन देख लिए हमने, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 7वां क्वेश्चन कहता है कि इन हुज बुक इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी फाउंड। तो एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कैसे कौटिल्य ने मदद करी चंद्रगुप्त मौर्य की, और कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और गद्दी पे बैठा। ये सब कुछ हमें डिस्कशन वाइज यहाँ पे मिलता है। और ये जो मुद्रा राक्षस बुक है, ये बुक जो है इसको लिखा था विशाख दत्त ने, तो करेक्ट आंसर होगा सी। सो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली जितनी भी विक्ट्रीज थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो हमें विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा हमें इसमें ये भी पता चलता है कि क्या पॉलिसी जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताई थी, टैक्टिक्स बताई थी, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य उनको हरा देते थे। एंड ये 9th सेंचुरी में लिखी गई किताब है, बहुत लेट लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड तो तीसरी सेंचुरी BC में हुआ था, बट ये 9th सेंचुरी जो है 9th सेंचुरी AD में ये लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत का हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक है। और इस जो है पार्टिकुलर बुक को हिंदी में कन्वर्ट किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस को हिंदी में कन्वर्ट किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विशाख दत्त जो थे उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, 2 अदर किताबें मुद्रा राक्षस के अलावा। एक थी देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी थी रघुवंदना नाटकम। ये 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो चलिए 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इतनी जानकारी बहुत है। 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। 8th क्वेश्चन कहता है कि हु वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन इन नॉर्थ इंडिया। मतलब कि मौर्य डायनेस्टी जब ख़त्म हो गई तो कौन जो है वहाँ पे आया, नेटिव सक्सेसर कौन था। तो देखो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था जो कि
इन्हीं का कमांडर था, मौर्यों का ही कमांडर था, और इसको मौका मिल गया क्योंकि वीक सक्सेसर आ गए थे। तो इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया मौर्य एम्पायर को और अपना एम्पायर सुंग डायनेस्टी के नाम से खड़ा किया। सो इसका सही आंसर होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्य इन नॉर्थ इंडिया वेयर सुंग डायनेस्टी का पुष्यमित्र सुंग ने, सुंग डायनेस्टी इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, पुष्यमित्र सुंग जो था, मैंने बताया ही कि वो एक मिलिट्री कमांडर था इन्हीं का, और उसने क्या किया 185 BC में, 185 BC में सुंग वंश की नींव कब रखी, जब उसने बृहदर्थ जो कि आखिरी शासक था, बृहदर्थ जो कि मौर्यों का आखिरी शासक था, इसको मार दिया, किल कर दिया, उसके बाद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो था एक ब्राह्मण था, जो भी है, बट क्लियर कट पुष्यमित्र सुंग के बारे में नहीं हमें पता चलता है। इसने जो है पुष्यमित्र सिंह ने जब सुंग डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट किया तो पाटलिपुत्रा को ही अपना कैपिटल रखा था, और इसने 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। पुष्यमित्र सुंग जो था, सुंग डायनेस्टी का फाउंडर, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और एक लड़ाई तो ये मिनांडर के साथ लड़ा था। ठीक है, ग्रीक किंग था मिनांडर, जिसका मिलिंद पन्हो बुक काफ़ी फेमस है, जिसमें मिनांडर चर्चा करता है बौद्ध नाग सेना से। इसके अलावा जो पुष्यमित्र सुंग ने डेमेटेरियस को भी हराया था। डेमेटेरियस वो भी एक ग्रीक किंग था, एंड उसने जो है पुष्यमित्र सुंग ने कलिंग के राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, खारवेला को भी हराया था और विदर्भा को जीत लिया था। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुष्यमित्र सुंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करता था, और बुद्धिस्ट स्तूपा को डिस्ट्रॉय करने का इस पर इल्ज़ाम लगता है, बट कोई ऑफिशियल क्लेम ऐसा है नहीं। मतलब कहा जाता है कि इसने बहुत सारे बुद्ध स्तूपा को तोड़े थे। ठीक है, बट एक चीज़ ये क्लियर है कि यही पुष्यमित्र सुंग है जिसके समय में जो सांची का बौद्ध स्तूपा है उसको रिनोवेट कराया गया था। तो वो जो क्लेम आता है ना कि बहुत सारे स्तूपा को तोड़ा था, तो भाई अगर जो बंदा स्तूप को तोड़ेगा वही स्तूपा को क्यों रिनोवेट कराएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, इससे पता चलता है कि ब्राह्मण था। और संस्कृत के ग्रामेरियन पतंजलि को ये अपने दरबार में रखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। पतंजलि जो कि एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे, वो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। पुराणों के हिसाब से माने तो ये 36 साल तक इसने शासन किया था पुष्यमित्र सुंग ने, और 151 BC में इसका देहांत हो गया था। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे अब दोस्तों। 9th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट मैच्ड। एक तरफ है सीक्रेट स्टेट एरिया, दूसरी तरफ है उनका लोकेशन। एक तरफ है सीक्रेट स्टेट एरिया, दूसरी तरफ उनका लोकेशन। तो कौन सा मैच नहीं है बताना है। देखो इसमें से देखोगे तो एक है अनुगंगा, ये मिडिल गंगा प्लेन को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रयाग, मॉडर्न डे प्रयागराज इलाहाबाद को। साकेत गलत है दोस्तों। साकेत जो होता था गुप्त एम्पायर के समय में, ये मॉडर्न दिल्ली में नहीं था, ये अयोध्या में था। ये था अयोध्या में, गुप्तों के पीरियड में ये अयोध्या में था, तो मॉडर्न दिल्ली में नहीं था। तो ये जो है गलत है। तो नॉट मैच पूछा है तो सी ही इसका आंसर होगा। मगध जो है मॉडर्न डे पटना गया वाला रीजन है, तो वो तो है ही, तो सही आंसर होगा इसका सी, साकेत। साकेत जो है ये गुप्तों के पीरियड में काफ़ी एक बड़ी मतलब जगह मानी जाती थी, और ये अयोध्या को कहा जाता था ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। जो अनुगंगा था, प्रयाग था, साकेत था, मगध था, ये सब भारत के बड़े एम्पायर हुआ करते थे जो कि गुप्तों के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, चलिए 9वां हो गया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द फॉल ऑफ गुप्त डायनेस्टी टू राइज ऑफ हर्षा इन द अर्ली 7th सेंचुरी। तो देखो गुप्तों का पीरियड तो 455 AD में ख़त्म हो गया था। ठीक है, लेटर गुप्ता आ गए थे उसके बाद, और हर्षा का पीरियड 7वीं शताब्दी में शुरू होता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में शुरू होता है। तो उस बीच में किसने शासन किया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे किसने शासन किया, तो इसमें
गुप्ता ऑफ मगधा थे, जो लेटर गुप्ता कहलाए ये भी थे, ठीक है, इन्होंने शासन किया। इसके अलावा इसमें परमार्स जो थे ना, परमार्स ये जो थे ये बाद के शासक थे, ठीक है, इनके बाद के शासक थे, ना कि इस समय के, तो ये नहीं आएगा इसमें। इसके अलावा पुष्यभूति जो थे स्थानेश्वर के, ये भी शासन करते थे। इसके अलावा मोरावारी कन्नौज वाले, यादव देवगिरी वाले नहीं थे इसमें, और मैत्रिका ऑफ बल्लभी थे। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4 और 6 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा इसका बी, इसका आंसर होगा बी। तो जैसा कि मैं इनके बारे में बता दूं, तो जो परमार्स के बारे में जानना ज़रूरी है, यादवों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यादव जो थे देवगिरी के, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में रूल करते थे, समकालीन थे इनके, बट वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में थे। परमार जो थे वो मालवा रीजन को रूल करते थे। हमें क्या है ना, हमें मगध रीजन को देखना था, सही आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ेंगे, 11वां नंबर सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग तुर्किश chieftains established an independent state by making गजनी his capital? सवाल फिर से सुनिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग chieftains established an independent state by making गजनी his capital? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्पटिगिन। जो ये तुर्किश चीफ था अल्पटिगिन, इसने जो है ना गजनी को जीता था 10वीं सेंचुरी में, ठीक है, और 10वीं सेंचुरी में गजनी को जीतने के बाद गजनवी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था, ठीक है। उसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था गजनी को अपना कैपिटल बना के गजनवी डायनेस्टी में। एंड इसके बाद जो है ये जो है महमूद आते हैं और ये सब आते हैं, तो सही आंसर होगा इसका अल्पटिगिन। चलो 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, ठीक है, दास था, और जो मामलुक डायनेस्टी है भारत में उसको ये फाउंड किया था। लाख बख्श से के नाम से जाना जाता था क्योंकि बहुत दान करता था ये। खैर, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और लास्ट में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट या फिर ट्रू। तो चारों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इलबारी डायनेस्टी थी इसी को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, सही है। सो द इलबारी डायनेस्टी एरोज अंडर द लीडरशिप ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक मेड दिल्ली इज़ कैपिटल, ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देख लेंगे, ऐबक हैड बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, बिल्कुल सही है। अजमेर में 2.5 दिन या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। चौथा देखते हैं, एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक द इक़्तिदार ऑफ बदाऊं वाज हिज सन आराम शाह, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बदाऊं का जो रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वो था इल्तुतमिश, जिसने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित किया जब उसने ऐबक के सन को आराम शाह को हराया था। तो चौथा गलत हो गया, ठीक है, और दूसरा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, 1 और 3, तो सही आंसर होगा ए, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन वॉलंटरली सपोर्ट ऑफ द रूल्ड? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी कब आई थी, जब मामलुक या फिर कह सकते हैं कि इलबारी डायनेस्टी का खात्मा हुआ था। तो इसने क्लियरली बोला था कि मेरा जो स्टेट होगा वो बेस्ड होगा वॉलंटरली सपोर्ट ऑफ द गवर्न, जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उन्हीं को मैं रूल करूँगा, क्योंकि वो जानता था कि भारत एक बहुत बड़ा हिंदू देश है, और हिंदू देश में अगर आप इस्लामिक नेशन बनाने के लिए ट्रू सेंस में काम करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसने ये कह दिया था कि भाई जो लोग मेरे से रूल होना चाहते थे उन्हीं को मैं रूल करूँगा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो समझदार आदमी था, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जो उसका दामाद था वो बहुत जो था इनटॉलरेंट था।
तो कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो गुडविल जीतना चाहता था, कि भाई मैं टॉलरेंट हूँ, ठीक है, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, जो मुझसे रूल होना चाहते थे उन्हीं को रूल करूँगा। अच्छा, ये जो इसने डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था वो 1290 में फाउंड किया था, ठीक है, और 1336 में तो ये गिर ही गई थी डायनेस्टी, 1290 से 1336 तक। तो एक कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने नाम कमाया था काफ़ी, क्योंकि वो एक मंगोलों को जो है बलबन के समय में ये मंगोलों को बहुत हराया था, मंगोलों को बहुत अच्छे से हराया था, इसने बहुत अच्छे से सामना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के रेफरेंस में क्वेश्चंस को आपको देखना है, इन स्टेटमेंट को देखना है और ट्रू बताना है, इसमें से ट्रू बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूरिंग हिज रूल, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ तमीर सिन अटैक्ट सिंध। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसके समय में अटैक हुआ था और इसी के वजह से जो है ये बड़ा परेशान हो गया था और जो है ये मतलब इनको एग्रेसिव पॉलिसी अपना के दबाना चाहता था। दूसरा जो है, मोहम्मद बिन तुगलक हैड कनकर्ड सिंध एंड एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी फ्रॉम कलानौर टू पेशावर, ये भी सही है। अली गुरसप रिबेलियन इसके समय हुआ था, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बातें सही है। और कुछ बातें इसके बारे में और बता दूं, ये जो था पागल सुल्तान कहा जाता था, मैड सुल्तान था ये, क्यों? क्योंकि ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। खैर जो भी था, जब गियासुद्दीन तुगलक का डेथ हुआ था, जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, तो उसके बाद उसका बेटा गियासुद्दीन तुगलक का बेटा जूना खान गद्दी पे बैठा और वही जूना खान अपना नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक रखा। इसने दिल्ली पे शासन किया 1325 से 1351 तक, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की। और इसका ओरिजिनल नेम जो था वो उलुग खान था, उलुग खान। तो इतना सारा नाम आप देख सकते हो, जूना खान, उलुग खान, बट उलुग खान से रिलेटेड पूछता है। तो जब ये शासन कर रहा था 1325 में गद्दी पे बैठा था, फिर उसी समय 1327 में मंगोलों का आक्रमण हो गया, जिसमें तमीर सरीन जो था सिंध से घुसना चाहता था भारत में, और लाहौर, मुल्तान वगैरह पे सब कब्जा करते हुए बदाऊं और मेरठ तक जो है आक्रमण कर दिया था उसने। मोहम्मद बिन तुगलक बेचारा घबरा गया, उसने जो है सिंध को बचाने के लिए और सिंध को जीता कि ताकि फिर से अपनी पताका को लहराया जा सके, कलाना और पेशावर को जीता। और इसी के समय में जो है अली गुरसप का रिबेलियन तो हुआ ही था। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो आंसर होगा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। आंसर होगा इसका डी, 14 का सही आंसर होगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। तो सही मैच क्या बैठेगा वो देखना है। मोत की मस्जिद ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी सिकंदर लोदी से। अलाई दरवाज़ा ने किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये अलाई दरवाज़ा जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही दिल्ली में देखने को मिलेगा। जमाली कमाली मॉस्क ये बनवाया था इब्राहिम लोदी ने, और बेगमपुरी मॉस्क जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो सही मैच होगा इसका सी, सही मैच होगा इसका सी। ठीक है, सही मैच इसका क्या होगा? सी होगा। तो मोठ की जो मस्जिद थी, ये वाली मोठ की मस्जिद, ये 1505 में बनाई गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में बनाई गई थी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 AD में बनवाया था। कव्वत अल इस्लाम जो मॉस्क है कुतुब मीनार में, वहीं पे ये लोकेटेड है। ठीक है, जमाली कमाली जो है ये मॉस्क जो है इब्राहिम लोदी के समय बनी थी। एंड जो बेगमपुरी तो मैंने बताया ही कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था 1350 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का हम जानते हैं कि ये फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। खैर 3 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से तीनों में से चुन के बताना है कौन सा ट्रू है, सही चुन के बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि
मोहम्मद बिन तुगलक हैड टेकन देम कैप्टिव, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को कैप्टिव बनाया था, बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल 1336 को संगम डायनेस्टी का फाउंड किया था इन्होंने, हरिहर एंड बुक्का ने, लेकिन वो कंटेम्पोररी थे मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और उनको मुस्लिम बना दिया। ठीक है, बड़ी बात यह है कि बंदी बना कर मुस्लिम बना दिया। बाद में गुरु एक थे गुरु विद्यारण्य, उनके इंस्ट्रक्शन पे फिर से वो जब आज़ाद हुए, उनसे निकले, तो हिंदू दोबारा बने। ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो ये वाली भी बात सही है कि ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु विद्यारण्य दे वेर री इनिशिएटेड इनटू हिंदुइज्म, दे मेड दौलताबाद देयर कैपिटल। नहीं, विजयनगर की कैपिटल हम्पी थी, हम्पी थी विजयनगर एम्पायर की, ना कि दौलताबाद। दौलताबाद तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से अपना कैपिटल शिफ्ट किया था तब उसे बनाया था। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 16 का सी। 17 नंबर लिस्ट है, 2 लिस्ट है, लिस्ट को मैच करना है। जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए किस भारतीय शासक के दौरान आए थे? तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, निकोलो दी कोंटी, अब्दुल रजाक समरकंदी, दौरते बारबोसा, फरनाओ नुनीज़, ये अर्ली जो है ट्रैवलर्स थे भारत में आने वाले। तो देखो सही मैच क्या है, पहला जो है निकोलो डी कोंटी, ये देवराय 1 के समय में आया था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रजाक समरकंदी देवराय 2 के समय में आया था, ये भी सही है। और दौरते बारबोसा कृष्णदेव राय, जो कि एक बहुत बड़े शासक थे विजयनगर एम्पायर के, उनके समय में आया था। फरनाओ नुनीज़, ये अच्युत देव राय के समय आया था। ये सभी विजयनगर एम्पायर के समय में ही आए हैं और इनके सोर्सेज से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी डिटेल में पता चलता है। तो सही आंसर होगा ए, 1, 2 and 3, 4 इसका करेक्ट मैच होगा। निकोलो डी कोंटी एक इटालियन ट्रैवलर था, ये विजयनगर एम्पायर आया, ठीक है, 1420 में आया। उस समय शासन पे कौन थे? देवराय 1 थे। अब्दुल रजाक समरकंदी जो था भारत आया, वो देवराय 2 के समय में आया। वो एक इन्वॉय था मिर्ज़ा शाहरुख का, जो कि ईरान का रूलर था। बरबोसा जो कि पुर्तगीज़ था, वो आया भारत में विजयनगर एम्पायर के समय में। कृष्णदेव राय उस समय गद्दी पे बैठे थे। और आखिरी तो मैंने बताया ही कि कर्नांडिस जो था नुनीज, वो भी एक पुर्तगीज़ था, वो आया हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए विजयनगर एम्पायर में आया था अच्युत देव राय के समय में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि जो भक्ति मूवमेंट है ये ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में। अलवर नयानर जो थे, अलवर जो थे वैष्णविज्म को फॉलो करते थे और शैव ट्रेडिशन वाले जो थे नयानर कहलाते थे। तो ये तो सही है, 1 सही है, ठीक है। दूसरा जो है कहता है कि दोज हु एडॉप्टेड शैव ट्रेडिशन दे विल कॉल्ड नयानर, ये भी सही है। तीसरा मैंने बताया कि जो वैष्णव धर्म को मानते थे उनको अलवर्स कहा गया। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है और तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से सही आंसर हमारा होगा डी, ऑल 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 and 2 and 3 है, उसके बाद सही स्टेटमेंट चुनना है। तो ये चुनना है हमें रिगार्डिंग सफ़ाविद कंटेम्प्रोरी जो था बाबर का, उसके रिगार्डिंग में। तो जो सफ़ाविद डायनेस्टी थी, इट इस्टेब्लिश इट डोमिनेंस ओवर ईरान, बिल्कुल सही है। सफ़ाविद जो डायनेस्टी थी ये ईरान पे ही पूरी फैली हुई थी। एंड ये जो लोग थे हज़रत मोहम्मद को अपना एंसेस्टर मानते थे और रिलीजन अपना इस्लाम मानते थे, ठीक है। तो पहला तो सही है। देखो दूसरा भी सही हो गया कि सफ़ाविद जो लोग थे दे कंसिडर हज़रत मोहम्मद एज देयर एंसेस्टर, बिल्कुल सही है। और ये सफ़ावी वॉज सपोर्टर ऑफ सुन्नी सेक्ट, गलत है।
सफाविद जो थे वो सिया सेक्ट को फॉलो करते थे, ना कि सुन्नी सेक्ट को। सिया सेक्ट को फॉलो करते थे, ना कि सुन्नी सेक्ट को। सुन्नी जो लोग थे वो सिया सेक्ट को उस समय प्रोसिक्यूट किया करते थे, मारा करते थे। तो सही आंसर होगा 1 और 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट नहीं है। आंसर होगा इसका ए, 19 का आंसर होगा ए। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो मैच कर देते हैं इसको। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ दिया है ऑफिसर्स और दूसरी तरफ दिया है उनके कौन सा डिपार्टमेंट वो ऑफिसर्स देखते थे, वो एक तरफ दिया है। बरीद है, वाकिया नवीस है, अमल गुजर है, काजी है। तो काजी तो बिल्कुल आप मैच कर लोगे, क्योंकि काजी जो हुआ करता था, आज के डेट में भी काजी सब सुनते होंगे आप, तो काजी जो हुआ करता था उस समय एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड था। अच्छा, इसके अलावा जो बरीद था वो इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था। वाकिस नवीस जो था वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुआ करता था। अमल गुजर जो था, मलगुजारी अभी भी सब सुनते होंगे, कहाँ पे सुनते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। तो ये जो है सही मैच होगा इसका 2 1 3 4, 2 1 3 4। आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा डी। अब 21 नंबर सवाल देख लेंगे। 21 नंबर सवाल जो है कहता है कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हूँ भाई और दूसरी तरफ उनके लीडर, और सही मैच बताना है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा को 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, तो ये सही है। कैलकाटा में फाउंड किया, पहला सही है। दूसरा जो है प्रार्थना समाज, इसको फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज को ये नारायण मल्हर जोशी ने नहीं, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा जो है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग को फाउंड किया था किसने, ये फाउंड किया था नारायण मल्हर जोशी ने। तो ये दोनों जो है ये उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। तो सही आंसर 1 ओनली, इसका सही मैच होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं। जो आत्मीय सभा थी वो ऑफ कोर्स मैंने बताया कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1814 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव था कि मोनोथेइज्म, मोनोथेइस्टिक आइडिया जो था कि भाई ईश्वर एक है, वो जो है सही है। और ये आत्मीय सभा जो थी वो एक कैंपेन चलाती थी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में, कास्ट में जो रिजिडिटी थी उसके अगेंस्ट में, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स लोग फॉलो करते थे उसके अगेंस्ट में, सोशल लेवल्स के अगेंस्ट में। ये जो थी हाईली इन्फ्लुएंस थी रेशनलिस्ट आइडियाज़ के ऊपर, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे आदमी थे। वो तो क्या लॉजिक है यार, ये काम कर रहे हो क्या मिल जाएगा, ठीक है। ही बिलीव दैट द प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिज्म वेयर एक्सेप्ट एप्लीकेबल टू अदर सेक्ट ऑल्सो। तो ये कहते थे कि भाई चीज़ों को वही करो जो जस्टिफाइड है। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था 1867 में। इसमें मदद ली थी उन्होंने केसी सेन की। और प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना समाज वो जो था वो एक सीक्रेट सोसाइटी की तरीके से स्प्रेड करता था लिबरल आइडिया को, और कास्ट और कम्युनल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता था, कास्ट और कम्युनल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता था, ठीक है। सोशल सर्विस लीग जो था, जैसे मैंने बताया कि नारायण मल्हर जोशी ने फाउंड किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के ये एक आर्डेंट फॉलोअर थे, एंड बॉम्बे में इन्होंने सोशल सर्विस लीग को फाउंड किया था। लीग को इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके बेटर और एक अच्छा कंडीशन लाइफ के लिए बनाने के लिए और लोगों के सेवा करने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स खोले गए, लाइब्रेरीज खोली गई, रीडिंग रूम्स खोले गए, डे नर्सरीज खोली गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई, ठीक है। इसी के अलावा श्री जोशी ने, जो ये नारायण मल्हर NM जोशी हैं, इन्होंने ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फाउंड भी किया था, फाउंडिंग मेंबर थे ये, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन के। खैर चलिए आगे बढ़ते, 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच रिगार्डिंग शिवाजी अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान जो था शिवाजी का एक सिस्टम हुआ करता था, उसी के थ्रू जो है वो शासन करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। 8 तरीके के मिनिस्टर हुआ करते थे जिसमें पेशवा सबसे ऊपर हुआ करता था।
सरे नौबत सेनापति को कहते थे, अमात्या, वकीस, नवीस, सेक्रेटरी, सुमंत, जज, पंडित राव, ये टोटल 8 अधिकारी हुआ करते थे। तो सरे नौबत जो था जिसे सेनापति कहा जाता है तो वो कमांडर हुआ करता था, बिल्कुल सही है। पंडित राव जो थे ये चैरिटेबल एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, तो ये जो है दूसरा जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफ सेरेमोनीज जो हुआ करता था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी भाई? ठीक है, ये किसको दी गई थी? इनको नहीं दी गई थी। दूसरा सुमंत, सुमंत जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, ना कि चैरिटेबल और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। चैरिटेबल और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन तो पंडित राव देखते थे, पंडित राव देखते थे, ठीक है। सुमंत जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो सही आंसर होगा कि भाई एक ही सही है इसमें, ओनली 1 इज ट्रू। आंसर होगा बी का 1। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तेईस नंबर अगेन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर कंपनी रूल इन इंडिया। कंपनी के शासन के समय में भारत में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताना है। पहला कहता है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 included the principle of encouraging well educated Indians and promoting knowledge of modern education in country। जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तो ये बात सही है कि वो नॉलेज मॉडर्न एजुकेशन के फैलाने के लिए लाया गया था। चार्टर एक्ट जो 1813 का था, इट मेड नो मॉनिटरी प्रोविजन फॉर दिस पर्पस, गलत है। इसी समय में मॉनिटरी पॉलिसी के लिए, मॉनिटरी हेल्प के लिए इसमें प्रावधान दिया गया था, ठीक है। मॉनिटरी हेल्प के लिए इसमें प्रावधान दिया गया था कि भाई एक्सपेंडिचर जो होगा वो यहाँ से पैसे हम देंगे, और हुआ भी ये, ठीक है। तो ग्रांट था, पैसा यहाँ पे मिलता था। तो 1 जो है सही है, 2 जो है गलत है। आंसर होगा इसका ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर सवाल देख लेंगे दोस्तों। 24 नंबर सवाल जो कहता है कि बाय हुम वाज द कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर स्टार्टेड। कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? ये जो थी फर्स्ट न्यूज़पेपर थी दोस्तों, जिसका नाम बंगाल गजट भी था, या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी इसको बोला जाता था। दोनों बातें सही हैं। और ये स्टार्ट किया था जेम्स अगस्टस हिके ने। 1780 में जेम्स अगस्टस हिके ने स्टार्ट किया था पब्लिश करना भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट, जिसे हम कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र भी कहते हैं। बंगाल गजट जो था वो 4 पेज का वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था। 1 रुपये इसका प्राइस हुआ करता था उस समय, सोचो काफ़ी महंगा था। इट अट्रैक्टेड द रिच एंड प्रोस्पेरस पीपल ऑफ ब्रिटिश कैलकाटा, जो इसको खरीद के पढ़ सके। इट वॉज कॉन्फिस्केटेड इन द 1872 ड्यू टू इट्स वोकल क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी पर्टिकुलर न्यूज़ एजेंसी ने, न्यूज़पेपर ने जो है सरकार का क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसको जो है कॉन्फिस्केट कर दिया गया। लेटर मेनी न्यूज़पेपर जर्नल्स लाइक बंगाल जर्नल, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर जैसे, मद्रास बॉम्बे हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर छपने लग गए। न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी आज़ादी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एका मूवमेंट। एका मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। तो पहला जो है कहता है कि द मूवमेंट बिगैन इन सम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन द लेट 1919, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग रेंट वॉज वन ऑफ द इशूज दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। मदारी पासी वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द एका मूवमेंट, बिल्कुल सही है। बाई मार्च 1922 द मूवमेंट इंडेड ड्यू टू द सीवियर रिप्रेशन बाई अथॉरिटी, सारी बातें सही हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 जो है गलत है।
नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है 1919 में नहीं 1921 में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए गलत है, ठीक है, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर। सवाल क्या कहता है, अरेंज करने को कह रहा है हमें। अरेंज द फॉलोइंग प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फाउंड किया गया था। उससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी जो कि पॉलिटिकल थी, वो उनको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें आएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये जो है 1836 में बनी थी, 1836 में बनी थी, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बनी थी 1843 में। फिर आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई थी 1866 में बनी थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो हो गया। मद्रास महाजन सभा ये बनी थी 1884 में। तो सही मैच क्या होगा, सही मैच होगा दोस्तों इसका 4, 2, 1, 3, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। पहला ऑप्शन कहता है कि दिस केस वाज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा कहता है कि दिस केस इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया। तो दोनों बातें सही है दोस्तों। इसमें क्यों सही है बताता हूँ, क्योंकि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये हुआ था ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट में, ब्रिटिश इंडिया में 1929 में। ये एक सिंबोलिज्म था, कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फियर था कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को लेके, वो दिखा था जब ब्रिटिशर्स को मजबूरी ये कॉन्स्पिरेसी केस चलाना पड़ गया था। इसमें ट्रायल्स किए गए, अरेस्ट किए गए लोगों को, ट्रेड यूनियनिस्ट जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया कि भाई ये ट्रेड यूनियनिस्ट जो है ना, ये एक नया क्लास बना रहे हैं, और उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था सेक्शन 121A के तहत, आईपीसी के तहत, कि सेडिशन कर रहे हैं। दे वेर एलेज्ड दैट दे वेर डूइंग कम्युनिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें बड़े बड़े नाम थे जैसे कि मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगी, जोगलेकर, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रैडली, ये जो ब्रिटिशर्स भी थे इसमें, शौकत उस्मानी, कुछ अदर थे। और इस ट्रायल को जो है वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी भी मिली थी। तो देख सकते हैं, दिस केस वाज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड दिस केस इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया। दोनों बातें सही है। सी, डरा दिया बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लेके। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, which of the following factors can be held responsible for anger and rebellion of people against the company rule? क्या कारण था, क्या वो कारण थे कि लोग जो है कंपनी रूल से खुश नहीं थे, गुस्सा थे? तो नंबर 1, हेवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, जैसे कि खासकर ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम जैसे चीज़ों को लाके टैक्सेस को और हेवी कर दिया गया। एक्सटेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्राइबल लैंड्स पहले फ्री हुआ करते थे। ट्राइबल जो है अपने जंगल की पूजा करते थे, उन पे कोई चार्जेस नहीं था, उस पे भी अब टैक्स लेने लग गए थे ये लोग, तो वो भी एक फियरिंग फैक्टर था। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, लाइक जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हमारे कताई बुनाई वाले लोग थे, वो सबको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो तीनों सही है, इसमें सही आंसर होगा डी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर एंड रिबेलियन ऑफ द पीपल, ये तीनों बातें इसमें आती हैं।
29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से रिलेटेड कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन बोथ सेंट्रल, जिसको हम इंपीरियल काउंसिल कहते थे, एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्रीज। बिल्कुल सही है, नंबर को इंक्रीज़ किया गया था, लेकिन नॉन ऑफिशियल को, ऑफिशियल मेंबर्स को नहीं। मतलब अभी भी मेजोरिटी जो थी वो ऑफिशियल मेंबर की ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ सम प्राइवेट मेंबर। ये भी सही है, 1 और 2 सही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है कुछ प्राइवेट मेंबर का होने लग गया था। तीसरा कहता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस टू 18। गलत, यहाँ गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा सही है, 1 सही है। तीसरा जो है दोस्तों ये गलत हो जाता है, बिकॉज वो जो हुआ था वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, ना कि 1892 में। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। आंसर होगा इसका ए, सही आंसर होगा ए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार, जिसे रेड शर्ट्स भी कहते हैं, 1929 में किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये किया था खान अब्दुल गफ़ार खान साहब ने, खान अब्दुल गफ़ार खान साहब ने। सो 1929 में खुदाई खिदमतगर हु रन बाई वॉज, ये ऑर्गेनाइजेशन जो था रन करते थे खान अब्दुल गफ़ार खान, इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रन करते थे, विच वॉज सपोर्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इसको सपोर्ट करती थी। एंड एक हिस्टोरिकल मूवमेंट चलाया गया था, रेड कुर्ती मूवमेंट भी कहते थे, रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता था। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ़ार खान 1929। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, एक तरफ एक्ट्स हैं और दूसरी तरफ जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उसको मैच करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसका सही मैच होगा 4। यानी कि चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में, इसमें जो पावर था जो लॉ बनाने का वो काउंसिल गवर्नर जनरल के पास जो था वो इम्बेड किया गया था, तो ये सही है। दूसरा का जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें 6 नए मेंबर जो है इंक्रीज हुए थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, और ये टोटल 18 हो गए थे। अब चार्टर एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। और उसके बाद हम जानते ही हैं कि क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और जो डी का सही आंसर होगा वो होगा पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस, वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में दिया गया था। तो सही मैच होगा 4-3-1-2, यानी कि आंसर होगा इसका 4-3-1-2, यानी कि आंसर होगा डी। 32 नंबर सवाल देख लेंगे। 32 नंबर सवाल कहता है कि द टर्म कंप्लीटली सोवरेन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, इसका मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब क्या होता है दोस्तों। सोवरेन का मतलब होता है कि हम सोवरेन हैं, इसका मतलब कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इसका मतलब होगा ए सिस्टम वेयर इंडिया इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर। भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी इसमें दबाव नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सोवरेन। आंसर होगा इसका ए। 32 का सही आंसर होगा ए। 33 नंबर सवाल देखेंगे। तैंतीस नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को और ट्रू बताइए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ए सिटीजन इज ए पर्सन हु एंजॉय राइट्स इन द कंट्री इन हिज कंट्री बट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज। ये बात बिल्कुल सही है। सही है क्या? नहीं, ड्यूटीज़ करनी होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी अब ऐड हो चुकी है संविधान में, अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको करना होगा। ठीक है,
तो आपको ड्यूटी करनी है, बट हाँ उसको कोई लीगली बाउंड नहीं बनाएगा, वो बात अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी गलत है। कोई बाहर ही आकर रह रहा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, नहीं। सिटीजनशिप लिया जा सकता है इन डिफरेंट मेथड, 4 तरीके के मेथड है। बर्थ से ले सकते हो, डिसेंट हो ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन से ले सकते हो, या फिर कोई कंट्री एक्वायर हुई है, कोई एरिया एक्वायर हुआ है, उससे भी आपको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तो दोनों गलत हैं। सही पूछा है तो नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा, दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है। 34 नंबर सवाल देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑल राइट्स ग्रांटेड एंड सिक्योर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जितने फंडामेंटल राइट है 6 के 6, राइट टू चाहे फ्रीडम हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट अगेंस्ट रिलीजन हो, रिलीजियस राइट्स जिसे कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, कल्चरल राइट्स हो, वो सब राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है और सिक्योर भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगला है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। आपको इतने सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही ये स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, थ्रू हैबियस कॉर्पस द कोर्ट ऑर्डर एन अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के तहत आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, 226 के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हो, जिसे हम राइट अगेंस्ट रिमेडी कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं हम कि भाई हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब हैबियस कॉर्पस, वो बेसिकली वो 5 रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, जो कि हैबियस कॉर्पस है, रिट ऑफ मैंडामस है, सो वारंटो है, सर्टियोरी है और प्रोहिबिशन है। ये 5 रिट जो है रिट्स जारी करके बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आपके जो राइट का हनन हुआ है उसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है। तो जब वो जारी करता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई किसी बंदे ने अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर रखा है तो बंदा मेरे पास ला दो चुपचाप, उस बंदे को आदेश दे देगा, उस बंदे को लाना पड़ेगा, उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। दूसरा जो है, इन द रिट ऑफ सो वारंटो इट इज़ इशूड व्हेन ए लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल डज एनी वर्क विदाउट अथॉरिटी। ये बात सही है। सो वारंटो का मतलब होता है कि आप हमें ये बताइए कि आपने जो काम किया है वो किस अथॉरिटी से किया है। ठीक है, दिखाइए किस अथॉरिटी से किया है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि व्हेन एनी रूलर, जस्ट ए सेकेंड, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कहता है कि व्हेन एनी रूलर, कोर्ट, कोऑपरेशन और पब्लिक ऑफिसर डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट ऑफ मैंडामस टू फोर्स हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये सही है। चौथा जो है, व्हेन ए लोअर कोर्ट हियर्स ए केस बाय एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन द हाई कोर्ट इशू ए प्रोहिबिशन। कि भाई तेरे बस की बात नहीं थी, तू मत कर, मुझे दे दे, प्रोहिबिट रहे इस केस से, ये तेरे जुरिडिक्शन से बाहर है। अगर हाई कोर्ट को लगता है किसी भी लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन का ये मैटर नहीं है तो उसको वो प्रोहिबिशन इशू कर देता है। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि जो सो वारंटो होता है, दिस रिट इज इशूड व्हेन ए पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू और होल्ड ए पोस्ट टू विच ही हैज़ नो लीगल राइट। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है जो कि वो उसके लिए वो ऑथराइज ही नहीं है, तब सो वारंटो जो है इशू किया जाता है। अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर सवाल देखेंगे। 36 नंबर सवाल कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, DPSP। कोई डाउट ही नहीं है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो बताता है गवर्नमेंट को कि क्या करना है आपको। ये एक गाइडलाइन है वेलफेयर स्टेट के लिए, गवर्नमेंट को क्या करना है डीपीएसपी बताता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में है और इसमें आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, एक स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए वैसे मैटर पे, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जो है बातें इसमें लिखी गई हैं डायरेक्शन के तौर पे कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए इस फील्ड में। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरीके की फॉर्म होती है गवर्नमेंट की? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट हो सकता है। तो 37 का जो है सही आंसर फॉल्स आंसर इसमें से निकालना है। पहला जो है देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, बिल्कुल सही है। हमें क्या गलत ढूंढना है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो होती है डू नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी और फ्रीडम, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डिक्टेटर क्यों मानेगा इक्वालिटी को, फ्रीडम को यार, वो तो तानाशाह है जो चाहे बोलेगा। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट्स डिपेंड्स ऑन द पीपल्स वोट बट दे रूल ओवर द पीपल बाय फोर्स, गलत, और हमें गलत ही तो चुनना है। डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होता है ये जो है डिपेंड नहीं होता है जनता के वोट के ऊपर, डिक्टेटर खुद ही बनता है, ठीक है, खुद ही बन जाता है। दे डू नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, ये बिल्कुल मानता ही नहीं है। आंसर होगा 37 का सी। 38 नंबर देखेंगे,